हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेलेशनल एजेंट्स। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट आज हम इसका कर लेंगे, एक पार्ट हम इसका कल कर लेंगे। तो आज के पार्ट में 50 MCQs हैं, कल के पार्ट में देखते हैं कितने MCQs बन जाएंगे। तो आज के जो ये पार्ट में MCQs मैंने बनाए हैं, ये इसका लेवल बता दूँ आपको, मॉडरेट टू टफ लेवल का है। मतलब अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो आप इजीली इससे इजी वाले क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इनहेलेशनल एजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन हमारे पास में इंडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, बोथ ऑफ दिस। तो इंडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, तो मेनली यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, क्योंकि एनेस्थीसिया क्या होता है, सबसे पहले एनेस्थीसिया में कितनी फेजेस होती हैं। सबसे पहले इंडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, उसके बाद रिवर्सल होता है। 3 फेज मानी जाती है एनेस्थीसिया में। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन में क्या क्या अपन ड्रग्स देते हैं। इंडक्शन सिर्फ केवल एक ड्रग से नहीं हो जाता है। इंडक्शन का मतलब है कि पेशेंट को आप अनकॉन्शियस कर दिए हैं और मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी उसको दे चुके हैं, एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी उसको दे चुके हैं और एमनेसिक की प्रॉपर्टी उसको दे चुके हैं। तो ये सिर्फ एक सिंगल ड्रग की वजह से नहीं आता है। ये आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्री मेडिकेशन देनी पड़ती है, साथ में इंडक्शन एजेंट देना पड़ता है, मसल रिलैक्सेशन देना पड़ता है और ओपियोइड देना पड़ता है। तो इन सभी को मिला के क्या होता है, एक परफेक्ट इंडक्शन बनता है। ठीक है, इंडक्शन के बाद में क्या करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। तो मेंटेनेंस कौन संभालता है, वो संभालता है इनहेलेशनल एजेंट्स हमारे। उसके बाद में रिवर्सल होते हैं, जो रिवर्सल ड्रग्स देके पेशेंट को वापस रिवर्स बैक किया जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए मेनली कौन यूज़ करते हैं, इनहेलेशनल एजेंट्स को। इंडक्शन का इसमें इसलिए बोला है क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, पीडियाट्रिक पेशेंट जो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं और वो क्या नहीं करने देंगे आपको, आईवी से कुछ भी देने नहीं देते ड्रग। तो उनके लिए क्या किया जाता है कि मास्क के थ्रू आप उनको इनहेलेशन एजेंट क्या करवा सकते हैं, दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद में आप उनको जो भी ड्रग्स देने हैं वो दे सकते हैं। तो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट इनहेलेशन एजेंट दैट वाज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया इज, ऑप्शन है ईथर, आइसोफ्लोरान, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड। तो पहला जो इनहेलेशन एजेंट यूज़ किया गया था एनेस्थीसिया में वो था नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर गैसेस इन नेचर। ऑप्शन है हैलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जेनॉन। ठीक है, तो इनमें से सारे क्या हैं, वोलेटाइल होते हैं एजेंट्स। सिर्फ दो ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो हैं नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हैलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, ये चारों क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। बाकी जो दो नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन बच गए, ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे जाके जो फैक्टर्स मतलब या फिर पैरामीटर्स पूछेगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गैसियस कौन सा एजेंट है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वोलेटाइल एजेंट कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस टाइम पे आपको इनमें से पता होना चाहिए कि कौन सा गैसियस है, कौन सा वोलेटाइल नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन एजेंट मेनली एक्ट्स अपॉन, ऑप्शन है CNS, PNS, बोथ ऑफ दिस, पल्मोनरी साइट्स। तो मेनली एक्ट किस पे करता है, वो एक्ट करता है मेनली CNS पे। क्या कैसे करता है, CNS को डिप्रेस करता है। ठीक है, इनहेलेशन एजेंट्स जो हमारे होते हैं वो क्या करने का काम करते हैं, जो हमारा CNS है उसको डिप्रेस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे एजेंट्स हमको, ये प्रोवाइड कराते हैं, एमनेसिया की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं, एनाल्जेसिक कुछ कुछ प्रोवाइड कराते हैं, सब लोग नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ में मसल रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी होल कंप्लीटली क्या करा जाता है, हमको पेशेंट को एनेस्थीसिया मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो मेनली किस पे काम करेंगे, CNS पे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, पल्मोनरी साइट्स, इसका आंसर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पल्मोनरी साइट क्या है, एक तरीके से इसका कंडक्टिंग पाथवे है। ठीक है, ट्रैवल करने का पाथवे है। जैसे कि पेशेंट को आपने इनहेल करवाया, और ट्रेकिया से होते हुए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ तक जाता है, एल्वलाई, एल्वलाई से होते हुए ब्लड, ब्लड से होते हुए पहुँचता है CNS तक। CNS पर इसका काम होता है, वहाँ पर टिश्यूज़ में क्या होता है, वहाँ पर टिश्यूज़ में जाके ये एक्ट करेगा। और जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स का क्वेश्चन चलो आगे हम देख लेंगे, पर इसका आंसर क्या है, CNS। ठीक है, CNS में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन एजेंट्स एक्ट अपॉन विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं रिसेप्टर्स का, कि कौन से रिसेप्टर्स पे ये काम करते हैं। ऑप्शन है NMDA, GABA, ग्लाइसिन, ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों रिसेप्टर्स पर क्या होते हैं, एजेंट्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गाबा और ग्लाइसिन पर मोस्टली जो इनहेलेशन एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। NMDA पे कुछ रिसेप्टर, कुछ ऐसे इनहेलेशन एजेंट्स हैं जो काम करते हैं। ठीक है,
तो मोस्टली तो किस पे काम करते हैं वो गाबा और ग्लाइसिन पर कुछ जो बच के एजेंट्स वो किस पे काम करते हैं एनएमडीए पे। तो उसके रिगार्डिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशन एजेंट्स एक्ट अपॉन एनएमडीए रिसेप्टर्स। ऑप्शन है आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, सिओफ्लोरिन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जेनॉन। तो नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन ये दोनों क्या करते हैं, ये एनएमडीए रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। बाकी के जो भी बच गए वो गाबा और ग्लाइसिन पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इज नॉट इनहिबिटरी इन नेचर। अब हमको पता है कि जो इनहिबिटरी एजेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करते हैं। अब वो डिप्रेस कैसे कर पाएंगे कि जो भी रिसेप्टर्स हैं वो कैसे काम, कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, ये जो भी एजेंट्स किस पे काम करेंगे जो कि सीएनएस को डिप्रेस करने में हेल्प करेंगे, यानी कि इनहिबिटरी नेचर के होने चाहिए। तो इनहिबिटरी नेचर के कौन कौन से होते हैं, गाबा और ग्लाइसिन होते हैं। तो इन दोनों पे तो सीधे वो काम कर लेते हैं। एक होता है एनएमडीए रिसेप्टर, ठीक है। एनएमडीए क्या होता है, हमारा एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, एक तरीके से देखा जाता है। एनएमडीए एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो एक्साइटेशन तुमको करानी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे काम करेगा अभी, ये कर देगा इसको ब्लॉक, ठीक है। जो हमारा एनएमडीए एक्साइटेटरी रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर जो भी दोनों हैं उनको क्या कर देगा, उनके एक्शन को ये बंद कर देगा। जब एक्साइटेशन के रिस्पॉन्स को बंद कर दिया जाएगा तो उससे भी क्या होता है, हमारा सीएनएस डिप्रेस ही होता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और जेनॉन एनएमडीए पर काम करके क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इनहिबिट कर देंगे तो अब सीएनएस ऑलरेडी डिप्रेस हो जाएगा। और गाबा ग्लाइसिन तो डायरेक्टली सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा इनहिबिटरी नेचर का नहीं है, तो एनएमडीए इनहिबिटरी नेचर का नहीं होता, ये एक्साइटेटरी नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स मेनली डिपेंड अपॉन। जो पोटेंसी होती है वो मेनली किस पे डिपेंड करेगी, ऑप्शन है बीजीपीसी, एज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट्स, मैक और ऑल ऑफ दिस। तो जो पोटेंसी होती है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, मैक वैल्यू पे, ठीक है। मैक का मतलब क्या होता है, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। मैक की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, जैसे कि मिनिमम एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन, मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन, ऐसा करके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन इसका करेक्ट आंसर जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट्स मेनली किस पे डिपेंड करेगी, मेनली वो डिपेंड करती है मैक वैल्यू पे, ठीक है। मैक वैल्यू यानी क्या होता है, मिनिमम मतलब सबसे कम रिक्वायरमेंट की जो कंसंट्रेशन है एजेंट की, उसको मैक वैल्यू बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए, पेशेंट उसकी स्टिमुलाई के बदले क्या ना करे, रेस्पॉन्ड ना करे। और जो स्टैंडर्ड मैक वैल्यू होती है वो देखी जाती है अकॉर्डिंग टू 50% ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। अगर 100 पेशेंट्स में ट्राई किए तो 50 पेशेंट्स का रिपोर्ट ही देखी जाती है। तो स्टैंडर्ड मैक किसके अकॉर्डिंग देते थे, 50% ऑफ पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। तो चूज़ द करेक्ट मैचिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन है हमारे पास में, स्टैंडर्ड मैक वैल्यू इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज मैक 50। मैक 50 क्यों बोला गया, क्योंकि 50% ऑफ द पेशेंट्स में देखिए मेजर की जाती है। नेक्स्ट है मैक मेजर नहीं की जाती, कंसिडर की जाती है, सॉरी। दूसरा है मैक 95। 95 का मतलब क्या है कि 95% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर क्या की जाएगी, ये कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैक 50 से ज़्यादा ही होगा ये। तो मैक 50 से कितना ज़्यादा होगा, 1.3 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। 1.3 टाइम्स ऑफ मैक 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक अवेक। मैक अवेक कितना होता है, मैक अवेक में पहले तो हम देख लेते हैं होता क्या है। मैक अवेक का मतलब है कि पेशेंट कम्प्लीटली उठा हुआ नहीं है, इसमें पेशेंट एमनेसिया के स्टेज में है, ठीक है। यानी कि ये होता है मैक 50 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, तो इसकी रेंज नॉर्मली मान जाती है 0.3 to 0.5 टाइम्स ऑफ मैक 50, ठीक है। तो जैसे हमसे पूछ लेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का मैक अवेक कितना है, तो मैक वैल्यू कितनी होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, 104 होती है, ठीक है। तो 104 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से, तो वो उसका मैक अवेक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक बार कितना होता है। बार का मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स क्या होते हैं, जब भी आपको कोई चोट लगती है या फिर कोई स्टिमुलाई आती है, ठीक है, कोई बड़ी स्टिमुलाई आती है, तो उसके बदले आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्ड करना जब आप बंद कर देंगे तो उसको बोल देते हैं बार, मैक बार, ठीक है। तो मैक बार कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक वैल्यू। अभी ये कैसे पता लगाते हैं, ये नॉर्मल स्टिमुलाई के लिए नहीं है, ये है कि जैसे कोई बड़ा इंसिजन लगा दिया कि पेशेंट को, ठीक है, उसके बदले वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मतलब वो है मैक बार। कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक वैल्यू। और सॉरी, रेस्पॉन्ड नहीं,
मैक बार का मतलब है कि आपने कोई बड़ा सर्जिकल इंसिजन वगैरह कुछ भी आपको बड़ी अपने पेशेंट को स्टिमुलाई दी और उसके बदले रिस्पॉन्ड तो खैर वो पहले मैक 95 में भी नहीं कर रहा था। मैक बार में क्या होगा, उसके स्टिमुलाई के बदले जो एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स आने थे जैसे कि टैकीकार्डिया होना था, हाइपरटेंशन होनी थी, वो नहीं होगा। ठीक है, तो एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, ये हमारा सबसे करेक्ट स्टेटमेंट होगा जो मैक बार के लिए बोल सकते हैं। कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ मैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैक इंट्यूबेशन कितना होता है, तो मैक इंट्यूबेशन होता है 1.3 टाइम्स ऑफ मैक 50। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सली हम इसको बोल सकते हैं मैक 95 इज इक्वल टू मैक इंट्यूबेशन। ठीक है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये जो मैक वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। इससे टफ क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में यहीं से पूछ सकता है, पूछेगा तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का जरूर दे सकता है कि जैसे कि मैक बार पूछ लिया, सीवो का मैक बार कितना होगा, तो मैक वैल्यू सीवो कितना होता है 2.05, तो 2.05 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, जितना भी आएगा कितना आएगा, लगभग लगभग 3 के आसपास आएगा, तो वो उसका मैक बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैक इज मेड अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ विच एक्शन ऑफ पेशेंट। ऑप्शन है नॉट एबल टू फील पेन, नॉट एबल टू मूव हिज बॉडी इन रिस्पॉन्स टू गिवन स्टिमुलाई, नॉट एबल टू फील टच, नॉट एबल टू स्पीक। वो पेन फील नहीं कर पाएगा, वो स्टिमुलाई के बदले रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा बॉडी को मूवमेंट से, वो टच को महसूस नहीं कर पाएगा, वो स्पीक यानी बोल नहीं पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो मैक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बनाई गई थी वो बनाई गई थी नॉट एबल टू मूव इज बॉडी इन रिस्पॉन्ड टू गिवन स्टिमुलाई। ठीक है, वो हाथ पैर नहीं ला पाएगा, इमोबिलिटी हो जाएगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक बार इज डिफाइंड एज एल्वेलर कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक दैट प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इन 50% ऑफ पेशेंट्स। मतलब मैक बार जो है वो क्या प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था, तो प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था ब्लॉक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। इसी को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग सर्जिकल इंसिजन या फिर स्टिमुलाई। ठीक है, तो मैक बार और स्टैंडर्ड मैक में हमने डिफरेंस देख चुका है हमने पहले कि मैक जो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है स्टिमुलाई के बदले, ठीक है, यानी कि मूवमेंट नहीं कर रहा है। जबकि मैक बार में क्या होता है कि पेशेंट रेस्पॉन्ड तो करेगा ही नहीं, साथ में उसके बदले जो पेन के बदले टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन होना था वो भी नहीं होगा। तो ठीक है, कंप्लीटली आप इसके अंदर पेशेंट की जो सीएनएस था उसको डिप्रेस कर चुके हैं, कोई भी रिस्पॉन्स उसकी तरफ से अभी नहीं आएगा। आप कुछ भी उसको करेंगे, कोई भी आप स्टिमुलाई देंगे, कितने भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई देंगे तो भी नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं मैक बार। ठीक है, तो ऑप्शन हमने देख लिया इसके, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टैंडर्ड मैक, ठीक है, द गिवन नॉक्सियस स्टिमुलाई ऑन विच पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इज। ठीक है, तो वो जो हमने नॉक्सियस स्टिमुलाई कंसिडर की थी स्टैंडर्ड मैक में वो क्या थी, कोल्ड टेम्परेचर टेस्ट था या फिर निडल प्रिक टेस्ट था या फिर स्किन पिंच टेस्ट था या फिर सर्जिकल इंसिजन था। तो जो मैक स्टैंडर्ड मैक देखा गया था जिसमें पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो इमोबाइल हो चुका था, तो वो कौन से स्टिमुलाई के बदले हुआ था, वो हुआ था सर्जिकल इंसिजन के बदले में। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। ऐसे अजय यादव की हैं लाइन्स सारी ये क्वेश्चन जो भी अजय यादव से ही बन रहे हैं, पर इसमें छोटे छोटे वर्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो भी हमको अच्छे से याद रखने होते हैं। इसके साथ में मैंने जो टेबल अटैच की है इससे आप मैक वैल्यूज़ अच्छे से याद कर लें। ठीक है, मैक वैल्यूज़ आपको याद होंगी तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हेलोथिन का होता है 0.74, आइसो का 1.15, सीवो का 2.05, डेस्प्लिन का 6, नाइट्रस ऑक्साइड का 104, जेनोन का होता है 70%। ठीक है, तो जैसे कि इसका मतलब थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं कि अगर आपको हेलोथेन यूज़ करना है तो हेलोथेन की 0.74% कंसनट्रेशन, यानी कि जितनी आप फ्रेश गैस फ्लो दे रहे हैं उसमें 0.74 अगर आप हेलोथेन चला देंगे तो मैक 50 अचीव हो जाएगा। ठीक है, आइसो की बात करें 1.15 चला देंगे तो मैक 50 अचीव हो जाएगा। सीवो की बात करें 2.05 चला देंगे तो मैक 50 अचीव हो जाएगा। यही अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड के साथ इसको करेंगे कि अकेले आपको नाइट्रस ऑक्साइड से ही क्या करना है, मैक 50 अचीव करना है, तो आपको 104% यानी देखी जाए तो कम्प्लीटली नाइट्रस ऑक्साइड ही चलानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। वरना क्या होगा, पेशेंट ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा पेशेंट के पास में। तो अकेले नाइट्रस ऑक्साइड से आप क्या नहीं कर सकते, मैक 50 अचीव नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कि जितना कम मैक वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एजेंट पोटेंट होगा। पोटेंट मतलब पावरफुल होगा। तो सबसे पावरफुल कौन सा है, हेलोथेन। हेलोथेन से भी कम होता है एक मिथॉक्सीफ्लोराइन जिसका 0.14 होता है। अगर ऑप्शंस में मिथॉक्सीफ्लोराइन ऑप्शन है कि सबसे मोस्ट पोटेंट कौन सा होगा, तो आंसर जाता है मिथॉक्सीफ्लोराइन। अगर मिथॉक्सी आंसर में नहीं, ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर जाएगा हेलोथेन। ठीक है, यही अगर पूछ ले कि सबसे लीस्ट पोटेंट कौन सा है, लीस्ट पोटेंट मतलब सबसे कम शक्तिशाली कौन सा है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर स्पेशली गैस के लिए पूछेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ भी नहीं बोलेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर उसने बोल दिया कि लीस्ट पोटेंट वोलेटाइल एजेंट कौन सा है, तो फिर कौन सा होगा, डेस्फ्लुरेंट, क्योंकि इसका देखो 6 है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल एजेंट्स में 6 डेस्फ्लुरेंट का ही है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन से मैं ये थोड़े स्टेटमेंट जो अब आएंगे क्वेश्चन के अंदर, ये थोड़े ट्रिकी हैं। अगर आपने इनको क्लियर कर दिया तो मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। पहला ऑप्शन है, मोर द मैक वैल्यू डिनोट्स लेस पोटेंसी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। अगर मैक वैल्यू ज़्यादा है मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट मतलब कि लीस्ट पोटेंट था वो, ठीक है, कम पोटेंट था वो, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है, जितनी ज़्यादा मैक वैल्यू होगी उतना ही वो कम पोटेंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, लीस्ट पोटेंट वोलेटाइल एजेंट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो पहली बात, नाइट्रस ऑक्साइड वोलेटाइल एजेंट नहीं है, वो गैस है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहीं गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, लीस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट इज नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी ठीक है क्योंकि मैक वैल्यू कितना है इसका, मोस्टली सबसे ज़्यादा सीखा होता है 104%, तो ये ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मोस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट इज मेथॉक्सीफ्लोराइन विद मैक वैल्यू ऑफ 0.16%। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पता लगाना है, मोस्ट पोटेंट मतलब कि मैक वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम किसका होता है, मेथॉक्सीफ्लोराइन का 0.16, जो कि स्टेटमेंट हमारा ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लीस्ट पोटेंट वोलेटाइल एजेंट इज डेस्फ्लोरेन। तो वोलेटाइल एजेंट स्पेशली पूछा है, तो किसका होता है सबसे ज़्यादा, 6 होता है मैक वैल्यू डेस का, तो सबसे कम पोटेंट वोलेटाइल एजेंट कौन सा हुआ, डेस्फ्लोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक इंट्यूबेशन वैल्यू फॉर सिवोफ्लोराइन इज। तो अब ये आपको पता होना चाहिए पहले तो कि मैक इंट्यूबेशन होता कैसे है। मैक इंट्यूबेशन इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड मैक। ठीक है, तो 1.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड मैक वैल्यू से, जो कि है 2.05। तो 2.05 को जब आप 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 2.665 के अकॉर्डिंग आंसर बनता है। तो ऑप्शंस में सबसे पास में जो मैच हो रहा है वो है 2.6। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट डिक्रीज द मैक वैल्यू। मैक वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कि क्या, कि आपको कम एनेस्थेटिक की रिक्वायरमेंट है, आपको पेशेंट को कम्प्लीटली मैक अचीव करवाने के लिए कम एनेस्थेटिक की रिक्वायरमेंट होगी। अब कम की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब पेशेंट पहले से ही थोड़ा थोड़ा अनकॉन्शियस होगा। तो ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है, तो उन फैक्टर्स में क्या होता है, मैक वैल्यू कम हो जाता है। एज की बात करें, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मैक वैल्यू की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। ठीक है, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर अगर कम है तो पहले से ऐसे इसको ट्रिक से बना के हम याद रखेंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में मैक वैल्यू जितनी होती है, तो एबनॉर्मल कंडीशंस हमको लानी है जिसके अंदर पेशेंट क्या हो जाएगा, बैठ किस में जाता है, बुढ़ापे में बैठ जाता है, एज वाला। ठीक है, हाइपोथर्मिया, ठंड लगती है तो पेशेंट क्या करता है, एकदम सिकुड़ जाता है, हाइपोथर्मिया। तो सिकुड़ जाएगा तो मतलब क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग वगैरह वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो मैक वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी, कम एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अल्कोहल, अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है तो पेशेंट पहले से क्या होता है, उसका थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, सीएनएस का पहले से डिप्रेस हो जाता है, तो उसको कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन की। पर अगर बात करें कि अल्कोहल हाई लेवल की उसने कंज्यूम की है, यानी इंटॉक्सिकेशन उसको हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मैक वैल्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अल्कोहल की कंडीशन में याद रखना है कि अगर नॉर्मली पूछा है तो मैक वैल्यू कम होगी, अगर उसने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, इंटॉक्सिकेशन हो चुका है, तो मैक वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मैक वैल्यू कम रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट कम छोड़ो, उसको देनी ही कम होती है पहली बात पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं होती। नेक्स्ट है आईवी या लोकल एनेस्थेटिक्स। आपने इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स या फिर लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ किए हैं साथ में, तो भी मैक वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि ये भी उसके लिए इफेक्ट कर देंगे, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है, प्लस हो जाता है। उसके बाद में है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन के लेवल्स होते हैं
वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी मैक वैल्यू कम ही रिक्वायर हो जाती है। हाइपोक्सिया या फिर हाइपरकार्बिया, जब ऐसे इसको ट्रिक बना के कैसे याद रखेंगे, थोड़ा समझ के इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पेशेंट के अंदर क्या होता है, CO2 के लेवल्स बढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के लेवल कम हो चुके हैं, तो वो वैसे ही बैठ जाएगा। ठीक है, एनर्जी भी नहीं बचेगी उसके अंदर, CO2 के लेवल्स बढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन कम हो चुका है, तो मैक वैल्यू इन पेशेंट्स में कम ही रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्शियमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया। तो ये तीनों तो आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम और कैल्शियम ज़्यादा और मैग्नीशियम ज़्यादा, इन कंडीशन में मैक वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ इनहेलेशन एजेंट। जैसे कि हमने देखा कि अगर आप लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं तो मैक वैल्यू कम हो जाती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो सभी में होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ, कौन से केस में नहीं होगी, लिग्नोकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, कोकेन। तो लिग्नो, ब्यूपी, रोपी तीनों क्या करते हैं, डिप्रेस करने का काम करते हैं, एक्सेप्ट कोकेन। कोकेन क्या करता है, हमारा स्टिमुलेटरी नेचर का होता है, CNS को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो स्टिमुलेट कर देगा, तो हमको क्या चाहिए कि CNS डिप्रेस हो। अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, अब इसके बदले मैक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैक इसमें इस फैक्टर की वजह से क्या होता है, मैक वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मैक रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पहले हमने फैक्टर्स देख लिए जिनकी वजह से मैक हमको कम हो जाता है, कम रिक्वायर होता है। अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर जिसमें मैक की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रिक्वायर है। ऑप्शन है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब मोर एक्टिविटी का नेचर का हो रखा है अभी, तो मैक वैल्यू बढ़ जाती है। क्रोनिक एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये हमने देखा कि अगर नॉर्मली एल्कोहल की है तो उसका डिप्रेस हो जाता है तो मैक वैल्यू कम हो जाती है, पर अगर उसने क्रोनिक फॉर्म में इंटॉक्सिकेशन हो चुका है उसको, तो मैक वैल्यू बढ़ जाती है। हाइपरनेट्रेमिया, हाइपो में कम था, मैक हाइपरनेट्रेमिया में बढ़ जाएगा। कोकेन में हमने देखा कि कोकेन में मैक वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन मैक। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से मैक वैल्यू को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहना है। थायराइड डिसऑर्डर्स, इसमें थोड़ा सा ये है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि थायराइड से मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये थायराइड डिपेंडेंट होता है, मेटाबॉलिज्म सॉरी डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, थायराइड के ऊपर। पर इसके अंदर बात ऐसी है कि ये इसलिए इसके अंदर इसको इफेक्ट में नहीं डाला जा रहा है, मैक पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारे इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं वो मेटाबोलाइज होके हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जाके अफेक्ट करते हैं CNS को। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो तो सेकेंडरी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ऐसा नहीं है जैसे ये टैबलेट्स मेडिसिन की जैसे नहीं है कि मेटाबॉलाइज होने के बाद में वो इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे, ये डायरेक्टली जाके इफेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का और CNS को डिप्रेस करने का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में थोड़ा हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं बल्कि ये। तो थायराइड डिसऑर्डर्स पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सोच रहे हो कि आप थायराइड डिसऑर्डर हुआ तो मतलब ज़्यादा हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली जाके एक्ट करते हैं, ये नॉन डिपेंडेंट है किस पे, थायराइड डिसऑर्डर्स पे। सेक्स यानी कि मेल या फीमेल दोनों पे सेम तरीके से काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी में अब आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ज़्यादा मोटा पेशेंट है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि मसल्स का लेना देना नहीं है इसके अंदर, फैट का लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा होगा उसके अंदर जाके जमता ही है ये इनहेलेशन एजेंट, तो जमने वाला काम इसमें रिलेटेड नहीं है। ये मेनली किस पे काम करता है, CNS पे, तो CNS पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ओबेसिटी इज नॉट द फैक्टर दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज द मैक वैल्यूज। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट, तीनों में क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ब्लैंक डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। ठीक है, तो कहाँ पे हम कंसंट्रेशन देखेंगे इनहेलेशन एजेंट की जो हमको बताएगा कि उसका इफेक्ट कितना पहुँच रहा है। ठीक है, तो एल्वेलाई पे कहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे जाके एक्ट करेगा, पहली बात तो वो हमारा आंसर होना चाहिए। एल्वेलाई पे नहीं, यहाँ पे तो ट्रांसफ़र होता है ब्लड के अंदर, ब्लड पे ब्लड से ट्रांसफ़र होता है CNS के अंदर। अब काम कहाँ पे करता है जाके, ये CNS में काम करेगा, तो CNS पर ही इसका आंसर आ जाएगा। लीवर नहीं होता। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन में CNS नहीं होता तो फिर हम थोड़ा दूसरा फंडा लगाते हैं, फिर हम आंसर देते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई क्यों आंसर देते हैं, क्योंकि CNS, ब्लड और एल्वेलाई, ठीक है, इन तीनों के बीच में आके आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है एक टाइम पर आने के बाद में। तो अगर CNS ऑप्शन में नहीं है तो आप एल्वेलाई आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेलेशन एजेंट इज डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, अपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन, अपटेक का मतलब है कि आपने इनहेल करवाया पेशेंट को, एल्वेलाई तक पहुंचे, एल्वेलाई से अब क्या होगा, अपटेक होगा ब्लड के पास, ब्लड लेके जाएगा उसको CNS पे, CNS से उसका अपटेक होएगा किसके पास, CNS के पास में। तो अपटेक यानी उठा के रखना दूसरी जगह पे,
और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एल्वोलाई से ब्लड, ब्लड से सीएनएस, सीएनएस से टिश्यूज़, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस हैं इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट, यानी कि आपने कितना उसको कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाया पेशेंट को, इस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा करवाया ज़्यादा अपटेक होगा, कम करवाया कम अपटेक होगा। एल्वुलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एल्वुलर कंसंट्रेशन मतलब कि एल्वुलाई पर कितना कंसंट्रेशन पहुंची है, ठीक है, इनहेलेशनल एजेंट की। तो अगर आप ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पहुंचेगी, कम देंगे तो कम पहुंचेगी। और इसके ऊपर भी क्या डिपेंड करेगा? अपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि एल्वुलाई के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम सब जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, जो भी ट्रांसफ़र होता है। तो एल्वुलाई में अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ब्लड का अपटेक भी कितना बढ़ जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, BGPC, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड गैस पार्टीशन, इसको हम सीधा सा, अगर आप अजय यादव की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना है, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब है कि ब्लड के अंदर कितना पोर्शन है उसका, ठीक है, सारे में से ब्लड के अंदर कितना पोर्शन है, ठीक है। तो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब है कि जो भी आप कंसंट्रेशन दिए हैं पेशेंट को, उसका कितना % पार्ट ब्लड के अंदर घूम रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर घूम रहा है। तो ब्लड, ये भी थोड़ा डीप में हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है कि ब्लड के अंदर कितना घूम रहा है। तो इस पर भी डिपेंड करता है अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर BGPC ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्ट ब्लड के अंदर आ जाएगा, कम है तो कम पार्ट ब्लड के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो क्या होता है? अपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, यानी कि जल्दी जल्दी एल्वुलाई से पास आउट होगा ब्लड, तो जल्दी जल्दी लेके जाएगा। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। अगर आपने वेंटिलेशन, जैसे कि पहले टाइडल वॉल्यूम 400 ml दे रहे थे, अब दे रहे हैं आप 500 ml, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अपटेक और डिस्ट्रीब्यूशन कितना कराना है आगे एल्वुलाई से ब्लड वेसल के अंदर। नेक्स्ट है आर्टीरियल टू वीनस प्रेशर। मेनली सारी कहानी किसकी है? ट्रांसफ़र होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब आप आर्टीरियल, ठीक है, आर्टीरियल में क्या होता है? सबसे पहले तो एल्वुलाई, हम एल्वुलाई की बात कर लेते हैं। तो एल्वुलर टू, क्या नाम है, वो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर एल्वुलाई में ज़्यादा था तो वहाँ से उधर चल जाता है। उसके बाद में होता है आर्टीरियल टू वेनस, ठीक है। तो आर्टरी से भी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वेनस में कम होता है, तो वहाँ पहुँच जाता है। तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ इनहेलेशनल एजेंट इज बेस्ट डिटरमाइंड बाई CNS कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन CNS कंसंट्रेशन, सो इट इज़ मेजर्ड बाई एल्वुलाई कंसंट्रेशन, ठीक है। आफ्टर रीचिंग, कब हम डिटरमाइन कर सकते हैं? आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन एल्वुलाई एंड CNS दैट कैन बी अचीव्ड आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि CNS पे होता है पर हम पता नहीं लगा सकते CNS पे कंसंट्रेशन कितनी, क्योंकि कोई मॉनिटर अभी तक है नहीं ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एल्वुलाई पे पता लगाते हैं। एल्वुलाई पे कैसे आ जाएगा? CNS पे उसने इफेक्ट किया, CNS, ब्लड और एल्वुलाई, ये तीनों क्या है? सीधी रिलेशनशिप में के अंदर है, ठीक है। तो सीधे रिलेशनशिप के अंदर CNS पे एक्ट कर रहा है, ब्लड तक पहुंचेगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पहुंचता पहुंचता एल्वुलाई तक पहुंच जाता है। तो आफ्टर हाउ मच टाइम, कि कितने टाइम के बाद में जो एल्वुलाई में कंसंट्रेशन है वो CNS की कंसंट्रेशन को डिनोट करेगी, तो वो होती है आफ्टर 4 to 8 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि इतने में पूरा सर्कुलेशन एक बार हो चुका होता है मेनली, तो इतने में इक्विलिब्रियम आराम से अटेन हो जाता है। तो 4 to 8 मिनट्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपटेक बाय ब्लड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अपटेक मतलब ब्लड से वो कहाँ ट्रांसफ़र, अपटेक बाय ब्लड, सॉरी, मतलब एल्वुलाई से वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले ये नीचे जो मैंने फोटो अटैच किया वो देखेंगे। द अपटेक बाय ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए बोला है क्योंकि ब्लड उसको उठा लेगा, अपटेक मतलब उठाना, ब्लड उसको उठा लेगा कब? जब उसका BGPC ज़्यादा है। जब उसका BGPC ज़्यादा है तो मतलब क्या है? वो ब्लड के अंदर ज़्यादा रहने वाला है, ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा तो अपटेक उसका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद में कार्डिक आउटपुट, जितना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है? अपटेक भी उतना ही बढ़ जाता है। और उसके बाद में है एल्वुलर टू वेनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो एल्वुलर टू वेनस क्या होता है कि एल्वुलाई में प्रेशर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और वेनस के अंदर क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो एल्वुलाई से वेनस में उठेगा सीधा। ये प्रेशर ग्रेडियंट जब बढ़ेगा तो अपटेक भी बढ़ जाता है, ये कम होएगा तो अपटेक भी कम हो जाता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर के। तो इसका आंसर हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, BGPC इंटू कार्डिक आउटपुट इंटू एल्वुलर टू वेनस प्रेशर डिवाइडेड बाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? बैरोमेट्रिक प्रेशर के। तो ये तो फॉर्मूला हमको याद रखना है, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन एंड रिकवरी इज, ठीक है। तो पहले हमने पोटेंसी देख ली, पोटेंसी पता लगाते हैं मैक वैल्यू से, मैक वैल्यू कम हुई पोटेंसी ज़्यादा है, मैक वैल्यू ज़्यादा हुई पोटेंसी कम है। अब हम पता लगाएंगे कि स्पीड ऑफ इंडक्शन एंड स्पीड ऑफ रिकवरी कितनी, किसकी कैसे क्या होने वाली है। तो वो किससे पता लगा सकते हैं हम, मेनली ऑप्शन है ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ एजेंट, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ एजेंट। तो ऑयल गैस पार्टीशन इफेक्ट का पहले मेयर ओवरटन रूल बनाया था, तो वो गलत साबित हो गया था, तो ये हटा देंगे। बीजीपीसी इसका ठीक करेक्ट आंसर है। लिपिड सोलिबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इस पे एक्सेप्शंस बन चुके हैं पहले। मेटाबॉलिज्म से इसका कोई लेना देना है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। अब जो मैंने टेबल दी है इसको आपको समझना है। बीजीपीसी का मतलब है, आपको इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बीजीपीसी का मतलब इतना समझना है सिर्फ कि जिसका बीजीपीसी ज़्यादा होता है तो वो जो ब्लड होता है उस एजेंट को उतना ज़्यादा पकड़ के रखता है खुद के पास, ठीक है, वो छोड़ता नहीं है उसको। जैसे कि बीजीपीसी से ज़्यादा किसका है, हैलोथेन का मान लेते हैं 2.4 है, ठीक है। तो 2.4 है तो सबसे ज़्यादा बीजीपीसी हैलोथेन का है, तो मतलब क्या होगा, जो एनेस्थेटिक एजेंट आपने दिया है उस पेशेंट को, जो एल्वलाई में आपने दिया था, वो कितना ब्लड उसको उठा लेगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2.4 टाइम्स उसको करके उठा लेता है और उसको खुद के अंदर ही रखता है, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन होगी जो आगे जाके वो सीएनएस को देगा, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी इंडक्शन बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन जब वो सीएनएस को जाके देगा, क्योंकि बीजीपीसी जिसका ज़्यादा उतना क्या रखो कि ब्लड उसको पकड़ लेगा, ठीक है, उसको उठा तो लेगा पर उसको काम नहीं करने देगा। इनहेलेशन एजेंट को उठा लिया, काम नहीं करने देगा। और जिसका बीजीपीसी कम है, ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं जेनॉन का 0.14 है, तो जिसका जितना कम होता है ब्लड की पकड़ उतनी ही कम हो जाएगी उसके ऊपर, मतलब वो ब्लड उसको लेके तो जाएगा पर पकड़ उसकी बहुत कम है, बहुत कम है, तो मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्टली सीएनएस के पास जाके चला जाएगा, ब्लड से सीएनएस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की पकड़ ही नहीं है उसके ऊपर। सीएनएस में ट्रांसफर हो जाएगा, सीएनएस के ऊपर वो एक्ट करेगा, डिप्रेस करेगा, और फिर से जब क्या होता है, जब सीएनएस में वो ट्रांसफर हो गया तो ब्लड से सीएनएस में गया तो क्या बनता है, ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे क्या होगा, सीएनएस में ज़्यादा है अमाउंट जेनोन का और ब्लड में कम है जेनोन का, तो ग्रेडियंट की वजह से वो सीएनएस पर काम करके जल्दी से क्या करेगा, वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा, वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा, और घूम फिर के क्या होता है, वो वापस एल्वलाई में चला जाएगा एक्सचेंज में, और क्या हो जाएगा, पेशेंट उसको एक्सेल कर देगा, यानी कि मेटाबोलाइज होने के चांसेस भी बहुत कम हो गए। और क्या हुआ कि उसने बहुत जल्दी से काम कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, वो पेशेंट की बॉडी में रुका हुआ नहीं रहेगा, जब वो रुका हुआ रहता है तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है एजेंट। अब ये इसने तो क्या किया कि जल्दी से इसने काम किया, और जल्दी से इसने क्या कर दी, रिकवरी भी इसने जल्दी से कर दी। इंडक्शन तो हमने समझ लिया कि जल्दी कैसे किया, क्योंकि ब्लड के पास पकड़ कम थी तो वो लेके गया, तो क्या किया, अब सीएनएस ने उसको जल्दी से उठा लिया, ठीक है, सीएनएस के ऊपर उसने काम कर लिया, सीएनएस ने क्या किया, उसको ग्रेडियंट बनने की वजह से उसको वापस कर दिया, ब्लड को वापस लेके जाएगा। अब वापस लेके जा रहा है मतलब कि क्या हुआ कि वहाँ पर उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जिसकी बीजीपीसी कम है उसकी इंडक्शन और रिकवरी फास्टर होती है, क्योंकि ब्लड की पकड़ कम है। जिसका बीजीपीसी ज़्यादा है, यानी ब्लड की पकड़ ज़्यादा है, वो पकड़ के रख लेगा, वो इनहेलेशन एजेंट को जाने ही नहीं देगा कहीं पे काम करने के लिए, ठीक है, बहुत कम कंसंट्रेशन में उसको जाने देगा। तो बहुत कम जब सीएनएस तक पहुंचेगा तो सीएनएस ऑब्वियसली लेट कर देगा सब कुछ के अंदर। तो बीजीपीसी अगर बढ़ता है तो इंडक्शन और रिकवरी की स्पीड कम हो जाती है, बीजीपीसी अगर कम होता है तो इंडक्शन और रिकवरी की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, बीजीपीसी मतलब ब्लड की इनहेलेशन एजेंट पे पकड़, ठीक है, पकड़ कितनी है, जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पकड़ बढ़ती जाती है। तो ये इजी ट्रिक मैंने बता दी आपको। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जेनॉन की 0.14, डेस्पलिन की 0.42, नाइट्रस की 0.47, सीवो की 0.69, आइसो की 1.38, हेलोजन की 2.4, मिथॉक्सी की सब ज़्यादा होती है 15। क्वेश्चन अगर फिर से पूछता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि गैसेस अलग होती हैं, वोलेटाइल एजेंट अलग होते हैं, क्वेश्चन अगर पूछता है कि मोस्ट फास्टेस्ट गैसेस फॉर्म कौन सी है एजेंट की, तो आता है जेनॉन। क्वेश्चन अगर पूछेगा मोस्ट फास्टेस्ट वोलेटाइल एजेंट जिसकी स्पीड ऑफ इंडक्शन और रिकवरी ज़्यादा जल्दी है, वो कौन है, वो आएगा फिर डेस्टोरेंट, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट भी कर लेंगे कि सब ज़्यादा लेट किसका होगा, मेथॉक्सीलेंट का होगा, और मेथॉक्सी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हेलोथिन का होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ बीजीपीसी यानी ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ इनहेलेशन एजेंट इन। तो जो बीजीपीसी की परसेंट थी, जैसे कि 0.14% थी जेनॉन की,
तो 0.14 का मतलब है कि 14% जेनोन कहाँ पर है, ब्लड के अंदर है। ठीक है, तो वो किसके अंदर बताता है, कंपार्टमेंट यानी कि ब्लड के अंदर बताता है। तो बीजीपीसी का मतलब है कि ब्लड के अंदर कितना उसका कंसनट्रेशन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंट हैज़ लो ब्लड गैस कॉफिशिएंट, यानी कि बीजीपीसी किसी एजेंट का कम है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दैट एजेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, अगर बीजीपीसी उसका कम है मतलब ब्लड की पकड़ कम है, ब्लड की पकड़ कम है तो जल्दी काम करेगा, जल्दी इंडक्शन, जल्दी रिकवरी। ठीक है, तो पहली बात तो पहला ऑप्शन देखेंगे, लो कंसनट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, क्योंकि पकड़ ही नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। हाई कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर तो कंसनट्रेशन ज़्यादा ही होगा उसका ब्लड के कंपेयर में। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बनता है लो कंसनट्रेशन इन एल्वेलाई, तो ये स्टेटमेंट गलत बन जाता है इसका, कि ये जो बीजीपीसी देखी जा रही है ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो किसके बीच देखा जाता है, ब्लड और एल्वेलाई के बीच में। ठीक है, तो ब्लड के अंदर कम है मतलब ऑब्वियसली एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमने समझ लिया, तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन इंडक्शन और रिकवरी फास्टर होगी, क्यों, क्योंकि उसका बीजीपीसी कम है, पकड़ ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है, द एजेंट विद लो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट विल बी फास्टर इन इंडक्शन एंड रिकवरी, एक ऑप्शन ठीक है। द आइडियल एजेंट शुड हैव लो ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्योंकि जल्दी से काम करेगा, जल्दी से निकलेगा। एज जेनोन हैज बीजीपीसी 0.14, ठीक है, सबसे कम है। इट इज कंसिडर्ड एज फास्टेस्ट इंडक्शन एंड रिकवरी, ये भी ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड वॉश आउट फ्रॉम बॉडी इन लेस टाइम एज कम्पेयर टू डेस्फ्लुएंट, जल्दी वॉश आउट कौन होगा बॉडी से, जिसका बीजीपीसी क्या है, कम है। तो बीजीपीसी नाइट्रस ऑक्साइड का कम है कि डेस्फ्लुएंट का कम है, नाइट्रस ऑक्साइड का 0.47 है, डेस का 0.42 है। तो जल्दी वॉश आउट कौन होगा, डेस्फ्लुएंट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया लास्ट वाला। ठीक है, तो डेस्फ्लुएंट जल्दी वॉश आउट होना है नाइट्रस ऑक्साइड के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी विल बी स्लोवेस्ट इन ऑप्शन से डेस्फ्लुएंट, CO4, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन। तो रिकवरी सबसे स्लोवेस्ट का मतलब है जिसका बीजीपीसी क्या है, ज़्यादा है। तो मैक्सिमम किसका है, हेलोथेन का है। तो इसका रिकवरी भी उतनी ही स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज कंसिडर्ड अंडर कंडीशन ऑफ शॉक। शॉक में क्या होता है कि इनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है टिश्यूज़ के पास में, तो इनफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है, तो उसमें बेटर इंडक्शन एजेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको वो एजेंट यूज़ कर, पहले तो कंडीशन देख लेते हैं शॉक, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड कम जा रहा है, कम जा रहा है। अब अगर आप हाई बीजीपीसी वाला यूज़ करेंगे तो ब्लड पहले तो कम जा रहा था, क्योंकि ठीक है वो एल्वेलाई के पास पहुंचा है, तो पूरी बॉडी में घूम के वापस एल्वेलाई तक पहुंचेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है उसको, क्योंकि शॉक में वैसे गिर चुका है सब कुछ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एक तो। दूसरा है कि अगर आपने उसको हाई बीजीपीसी वाला दे दिया, यानी ब्लड के ऊपर पकड़ ज़्यादा बन गई है, तो एक तो वो धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से वो ब्लड को छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, तो वो पेशेंट के लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो हाई बीजीपीसी वाला इसमें नहीं देंगे, शॉक के पेशेंट्स में लो बीजीपीसी, यानी कि कोई बात नहीं, आप उसको मेंटेन कीजिए शॉक की कंडीशन को, पर उसके साथ में आपको इनिशियल एजेंट जो देना है वो लो बीजीपीसी का देना है, यानी कि ब्लड के ऊपर पकड़ कम हो, यानी कि जल्दी से अगर वो उठ भी जाए तो जल्दी से अगर वो वापस भी आ जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगमेंटेड इन्फ्लो इफेक्ट, सेकंड गैस इफेक्ट, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। ये तीनों इफेक्ट अजय यादव में दे रखे हैं, थोड़े डीप में इनके मीनिंग होते हैं। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना जितने देखने को मिल सकता है वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो पहली बात तो ये पूछ सकता है कि वो मेनली किस इनहेलेशन एजेंट पे इफेक्ट करते हैं, तीनों इफेक्ट तो किस पे करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड पे करते हैं। ठीक है, ऊपर से आपको बता दूं मैं, तो ऑगमेंटेड इनफ्लो के इफेक्ट के लिए तो बड़ा कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। सेकंड गैस इफेक्ट का बता देता हूँ कि अगर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में आप कोई और इनहेलेशन एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो क्या करता है, जो नाइट्रस अगर बढ़ेगा तो वो दूसरा इनहेलेशन एजेंट जो आप यूज़ करें तो उसकी कंसनट्रेशन भी बढ़ जाती है, तो ये होता है सेकंड गैस इफेक्ट। दूसरा लास्ट होता है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। जब हमारी सर्जरी खत्म हो चुकी है तो अब क्या होता है कि आपने नाइट्रस ऑक्साइड बंद कर दी, ठीक है, बंद कर देंगे तो क्या होगा, अब और सप्लाई बंद हो जाएगी। ब्लड के अंदर ऑलरेडी नाइट्रस ऑक्साइड घूम रहा था, ठीक है, तो अब क्या होगा, एल्वेलाई के अंदर कम हो गया, क्योंकि आपने और देना बंद कर दिया, ग्रेडियंट बन गया, एल्वेलाई के अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो ब्लड से सारा का सारा नाइट्रस ऑक्साइड उठ के कहाँ पे आ जाता है, एल्वेलाई के अंदर आ जाता है। तो जब वो एल्वेलाई के अंदर आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन है ही नहीं, सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हाइपोक्सिया हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जब सर्जरी खत्म हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बंद करते हैं, तो उसके बाद में 5 to 10 मिनट्स के लिए 100% FiO2 पे चढ़ाते हैं पेशेंट को, ताकि वो वॉश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन उसको रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट डिफ्यूजन हाइपोक्सिया व्हाट शुड बी डन। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा सर्जरी खत्म होती है, इंसिजन क्लोजर पूरा हो जाता है, सूचर लग चुके होते हैं, तो नाइट्रस बंद करके 100% ऑक्सीजन कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया होने वाला था उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट इंडक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनहेलेशनल एजेंट। ठीक है, असेंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना है, पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको बीजीपीसी पता है तो फास्टर इंडक्शन और फास्टर रिकवरी आप आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बीजीपीसी लिख दी है एक एजेंट के नीचे। ठीक है, 4 ऑप्शन में देता थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है, इसलिए मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बीजीपीसी हमको लिख लेनी है सबकी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है जिसकी बीजीपीसी सबसे कम होती है, सबसे स्लोवेस्ट कौन सा होता है जिसकी बीजीपीसी सबसे ज़्यादा होती है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको अरेंज करना है, हैलोथेन, आइसोफ्लोरेन, CO-फ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, डेसफ्लोरेन और जेनॉन। ठीक है, फास्टेस्ट कौन सा है जेनॉन, स्लोवेस्ट कौन सा है हैलोथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटाइल एजेंट दैट हैज़ फास्टेस्ट इंडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन है जेनॉन, डेसफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO-फ्लोरेन। फास्टेस्ट इंडक्शन किसका होगा, सबसे पहले तो पूछा है इसमें वोलेटाइल जेनॉन, इसमें आंसर टिक नहीं करना है, सबसे पहला ऑप्शन देखे गए हम जेनॉन टिक कर दे क्योंकि फास्टेस्ट है। इसमें पूछा वोलेटाइल एजेंट कौन सा है, तो वोलेटाइल एजेंट होता है डेसफ्लोरेन। जेनॉन क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है, तो डेसफ्लोरेन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशन एजेंट दैट हैव चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन रबर, प्लास्टिक एंड PVC। ठीक है, ऐसा कौन सा इनहेलेशन एजेंट है जो कि हमारे ब्रीदिंग सर्किट्स हो गए, हमारी ईडी ट्यूब हो गई, जो हमारा मास्क हो गया, उन सब में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। रबर ट्यूब्स के अंदर, PVC ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप दूसरे पेशेंट में अगर आप यूज़ करेंगे, सिर्फ ऑक्सीजनेशन भी कर रहे होंगे, तो जो एब्जॉर्ब हो रखा है वो पेशेंट के अंदर, दूसरे पेशेंट के अंदर भी चला जाता है इनहेलेशन एजेंट। तो वो कौन से हैं, वो है हैलोथेन और मेथॉक्सीफ्लोरेन। ये आपको याद रखना है, H&M। ठीक है, H&M एक ब्रांड भी है। तो हैलोथेन एंड मेथॉक्सीफ्लोरेन, ठीक है, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन एजेंट आर मेड नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, बाय एडिंग ऑफ, जो इनहेलेशन एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेमेबल नेचर के होते हैं थोड़े से, तो उनको क्या होता है, ऐसे ही आप डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो क्या होता है, फायर के एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक उसमें कंपाउंड, एक उसमें एलिमेंट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से वो नॉन इन्फ्लेमेबल बन जाता है। ठीक है, यानी कि आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसमें ऐड किया जाता है ताकि उसको नॉन फ्लेमेबल बनाया जा सके। तो एक तरीके से ये एडवांटेज तो इसका हो गया, पर इसका डिसएडवांटेज एक ये होता है कि फ्लोरीन अगर उस इनहेलेशन एजेंट में आपने डाल तो दिया, पर अगर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ तो मेटाबॉलिज्म पे टाइम पे क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है वो हटा दिया जाता है लीवर के अंदर जाके, और वो फ्लोरीन क्या करता है, आगे जाके लीवर को डैमेज करता है, रीनल यानी किडनी को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है इसका। तो इनहेलेशन एजेंट हमारा वो होना चाहिए जिसका मेटाबॉलिज्म हो ही ना। ठीक है, वो जल्दी से काम करके वापस ही बाहर निकल जाए, तो मेटाबॉलिज्म हो ही ना। तो फ्लोरीन किस लिए ऐड करते हैं, नॉन फ्लेमेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म ऑफ इनहेलेशन एजेंट मोस्टली अकर्स इन। मेटाबॉलिज्म पहली बात तो मोस्टली का होता ही नहीं है, और होगा तो मोस्टली किस ऑर्गन में होता है, वो होता है लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनसे घबराना नहीं है, ये मैंने जानबूझ के दिए हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें, इनमें कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा इनहेलेशन एजेंट्स व्हेन गोट मेटाबोलाइज, जब वो मेटाबोलाइज होते हैं दे रिलीज फ्लोराइड, जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्लोराइड ऐड किया जाता है तो वो रिलीज भी करेगा मेटाबोलाइज होने पे। फ्लोराइड के साथ में क्या करता है, एंड हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स, जो फ्लोराइड तो करेगा ही करेगा उसको अलग मेटाबोलाइज निकालने पे। ठीक है, इसके साथ में वो क्या निकाल देगा, हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स भी निकालता है। तो मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है इसके अंदर, इनहेलेशन एजेंट की हमारी बॉडी के अंदर। द सेकंड पॉइंट है द इनहेलेशन एजेंट विद हायर चांसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर अनसेफ फॉर पेशेंट। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, अनसेफ ही हुआ क्योंकि बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं जो कि हार्मफुल है, फ्लोराइड निकल रहा है जो कि हार्मफुल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हैलोथेन हैज़ मैक्सिमम लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लीवर दैट कैन कोज लीवर डैमेज, इवन कैन क्रिएट कंडीशन ऑफ हैलोथेन हेपेटाइटिस। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हैलोथेन होता है, सॉरी बताया नहीं बताया, हैलोथेन जो होता है सभी एजेंट्स के अंदर हैलोथेन मैक्सिमम मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो ये लीवर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीवर के लिए क्या कर सकता है, ये आगे जाके हैलोथेन हेपेटाइटिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लीवर का एक्सट्रीमली डैमेज कर सकता है ये। तो जो पहले से हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हैलोथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डेस्फ्लोरेन इज नेग्लिजिबल मेटाबोलाइज इन बॉडी। ठीक है, 0.02% से भी कम। ठीक है, तो जो कि नेग्लिजिबल है।
नाइट्रस ऑक्साइड तो मेटाबोलाइज होता ही नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है हेलोथेन से कि मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म किसका होता है, हेलोथेन का होता है। हेलोथेन हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, हेलोथेन की वजह से हो सकता है। डेस्फ्लुरेंट से क्वेश्चन बन सकता है कि किसका मेटाबॉलिज्म एकदम नेग्लिजिबल होता है, वो होता है डेस्फ्लुरेंट का। किसका मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये भी एक ठीक बनता है। इस बार सीआरई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनहेलेशन एजेंट इन मॉडर्न प्रैक्टिस, ठीक है। अगर उसके अंदर ऑप्शन सी वो होता तो हम आंसर सी वो टिक कर देते, पर उसके अंदर ऑप्शन सी वो था ही नहीं। आइसो था, नाइट्रस था, डेस्फ्लुरेंट था, हेलोथेन था। तो चारों के अंदर हम वही चुनेंगे जिसका मेटाबॉलिज्म ना हो, ठीक है, जो जल्दी से काम करे, जल्दी से वॉश आउट हो जाए, बॉडी के अंदर टिका हुआ ना रहे। तो ऐसा था डेस्फ्लुरेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कंसेप्चुअली करना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देख के नहीं करना है कि हमारे ओटीज़ में आइसोफ्लोरेंट यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, तो आइसोफ्लोरेंट उसका आंसर हमने दे दिया। आइसोफ्लोरेंट नहीं आएगा उसका आंसर आएगा डेस्फ्लुरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज आर ब्लंटेड बाय इनहेलेशन एजेंट्स, ठीक है। अब इनहेलेशन एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। उसके साथ ही में क्या करेगा, पूरी बॉडी को डिप्रेस कर रहे हैं, तो जो हमारे जो रेस्पॉन्स निकलते हैं, जो कंपनसेटरी रेस्पॉन्स होते हैं, कोई भी अगर एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो उसके हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं जिनकी वजह से वो क्या होता है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। और कंपनसेट करने के लिए वो क्या जनरेट करता है, खुद का रिफ्लेक्स जनरेट करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं जो वो क्या कर देंगे, फॉलोइंग रेस्पॉन्स कौन से हैं जो कि वो बंद कर देता है इनहेलेशन एजेंट। पहला है वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। जब भी पेशेंट के अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए हमारे अंदर कोई हाइपोक्सिया होता है तो वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स के बदले में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो ये सारी जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी क्या होती है, इनहेलेशन एजेंट्स की वजह से ब्लंट हो जाती है। तो वो अब काम नहीं करेंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया काम नहीं करेगा। मैक्सिमम किसके अंदर देखा जाता है, हेलोथेन के अंदर मैक्सिमम ब्लंट हो जाता है। नेक्स्ट होता है हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये एचपीवीज को बोलते हैं जब शॉक की कंडीशंस आती है, हाइपोक्सिया वगैरह हो जाता है, जब पूरी बॉडी में टिश्यूज़ के पास ब्लड वगैरह नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पल्मोनरी हमारा जो ब्लड वेसल है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन है, तो उनके अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिक की कंडीशन में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो जब वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो मतलब क्या है कि अब इनके अंदर ब्लड कम बचेगा मतलब कि ये इन्होंने ब्लड क्या कर दिया, पास आउट कर दिया हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पास आउट हो जाएगा किसके पास, बॉडी के टिश्यूज़ के पास में। तो ऐसे ही कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है। जब हाइपोक्सिया होता है तो एचपीवी फॉलोड की जाती है, तो एचपीवी भी क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है एजेंट्स की वजह से, ठीक है। एक्सेप्ट बाय नाइट्रस ऑक्साइड इसको ब्लंट नहीं करता है। नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर एचपीवी मैकेनिज्म एकदम पूरी वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी रेस्पॉन्स टैकीकार्डिया। तो ये भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लंट हो जाता है। किसके साथ मिनिमम होगा, आइसोफ्लोरेंट के साथ में, ठीक है। तो आइसोफ्लोरेंट के साथ में क्या है, मिनिमम है। तो हार्ट की जो कंपनसेटरी एक्शंस चल रहे थे, टैकीकार्डिया वगैरह सब कुछ एक्टिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो एक्टिवेटेड रहेंगे मतलब क्या है, हमारा ऐसे कार्डियो प्रोटेक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आइसोफ्लोरेंट को क्या बोला जाता है, चॉइस फॉर कार्डियक सर्जरी, ठीक है, इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक सर्जरी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी वजह से बोलते हैं। कंपनसेटरी रेस्पॉन्स टैकीकार्डिया वगैरह सारे जो रेस्पॉन्स होते हैं वो इसमें एक्टिवेटेड रहते हैं, बहुत कम ब्लंट किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज आर ब्लंटेड बाई इनहेलेशनल एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इनहेलेशन एजेंट्स शोज ब्रोंकोडायलेशन बट मैक्सिमम इज विद। सभी के सभी जो इनहेलेशन एजेंट है वो ब्रोंकोडायलेटर हैं, ठीक है, पर मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है सिवोफ्लोरेन, ठीक है। इसीलिए ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए चॉइस मानी जाती है, चॉइस फॉर अस्थमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इनहेलेशन एजेंट्स कैन कोज इनिबिशन ऑफ सीलियरी एक्टिविटी। सीलियर एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारी सीलिया पाई जाती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो वो रेगुलरली मूव कर रही होती हैं तो उसकी वजह से हमको हेल्प मिलती है, जो कि सिक्रेशंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं उनको बाहर करने में हेल्प मिलती है। तो जब सीलियर एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ठीक है, तो बंद हो जाएगी तो अब पेशेंट वो एबल नहीं होगा उसके सिक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सभी इनहेलेशन एजेंट में क्या होता है, सीलियर एक्टिविटी बंद हो जाती है, एक्सेप्ट एक में नहीं होती है। तो वो कौन सा, ईथर, ठीक है। ईथर में सीलियर एक्टिविटी इनिबिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इनहेलेशन एजेंट्स। ऑप्शन है
कॉज मायोकार्डियल डिप्रेशन लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनहिबिशन एजेंट्स कहाँ पे काम कर रहे थे। सबसे पहले वो सीएनएस पे काम कर रहे थे, डिप्रेशन करवा रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जो रेस्पॉन्सेज कंपनसेटरी रेस्पॉन्स बनते हैं सबको ब्लंट करवा रहे थे, ठीक है। कुछ नहीं करवाते, वो हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन पीछे, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं, वो ब्रोंकोडायलेट करवाते हैं। कौन सा ज़्यादा मैक्सिमम कराता है, सीवो कराता है। उसके बाद में वो अलग से क्या काम करते हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट पे क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं मायोकार्डियम को डिप्रेस कर दिया तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज बीपी, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज एसपीआर क्या है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर एसपीआर कम हो गया तो बीपी ऑब्वियसली कम होनी है। नेक्स्ट है डिक्रीज सीएमआर क्या है, सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, और सेरिब्रल मेटाबॉलिक ऑक्सीजन, तो दोनों सेरिब्रल मेटाबॉलिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है, कम कर देता है। तो मेटाबॉलिज्म जो चल रहा था सीएमआर में यानी कि सेरिब्रल के अंदर, वो कम कर देगा। मेटाबॉलिज्म जब अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन जनरेट कर रहा है ब्रेन के लिए। उसको डिप्रेस कर दिया तो कम फंक्शनिंग होगा ब्रेन, कम फंक्शनिंग होगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा तो हमारी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी ब्रेन के अंदर वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, CMR/CMO2 कम हो गया। एंड इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। एक तो क्या किया इसने कि सब कुछ शांत किया, मतलब कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग थी वो कम कर दी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर दी। उसके साथ में क्या कर रहा है, जो ब्लड फ्लो था सेरिब्रल के अंदर वो बढ़ा रहा है। क्यों, कैसे करता है ये, जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या करता है, वेसोडायलेट कर देता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन तक जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंट्राक्रेनियल टेंशन है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो टेंशन जनरेट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से इशू है देखी जाए तो हमारे जो न्यूरोसर्जरी होती है उसमें कौन सा एजेंट हम चॉइस रखेंगे जिसके अंदर जो ICT है वो सबसे कम होगा, सबसे कम बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लीस्ट इंक्रीज इन ICT ड्यू टू इनहेलेशन एजेंट इज बाई सिवोफ्लोरिन। ये स्टेटमेंट आई गया कि सिवोफ्लोरिन की वजह से मिनिमम इंक्रीज होता है ICT, तो इसलिए इसको चुना जाता है चॉइस फॉर न्यूरोसर्जरी, ठीक है। कार्डिक सर्जरी के लिए पूछ लिया हमने तो आंसर देना था आइसो। अगर अस्थमेटिक्स के लिए पूछ लें तो बोलेंगे सीवो। अगर पूछ लें न्यूरोसर्जरी तो हम आंसर देंगे क्या, सीवो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है all inhalation agents decrease hepatic blood flow that leads to liver damage it is least with, ठीक है। तो सबसे कम जो ये लीवर डैमेज होगा वो किसके साथ होगा, तो वो होता है सिवोफ्लोरिन के साथ में। क्योंकि क्या होता है जितने भी सारे इनहेलेशन एजेंट हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, जो हमारा हेपेटिक ब्लड फ्लो है उसको कम कर देते हैं, सेरिब्रल ब्लड फ्लो तो बढ़ा देते हैं, बाकी के जितने भी ऑर्गन बच गए सबके अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है इनहेलेशन एजेंट, ठीक है। तो अब हेपेटिक के पास भी कम कर दिया तो मतलब हेपेटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं डैमेज होने के। तो सीवो एक ऐसा है जो सबसे कम चेंजेस लाता है इसके अंदर, तो सीवो इसलिए क्या बोला जाता है, हेपेटिक इंजर्ड पेशेंट्स के लिए चॉइस ऑफ एजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ फ्लोराइड बियॉन्ड विच फ्लोराइड लेवल्स आर टॉक्सिक इज। तो वो लेवल क्या है, वो लेवल होती है अगर ब्लड में हमारे फ्लोराइड का लेवल 50 माइक्रोन से ज़्यादा है तो वो डेंजरस होता है, तो 50 से कम होना चाहिए। तो ये टेबल देख लीजिए, इसके अंदर मेथॉक्सोलिन का 50 to 80 है, ये डेंजरस है। सीवो का 20 to 30 है, ये कम रेंज में 50 से कम है, ठीक है। एंथोलिन 20 से 25 है, आइसो 4 to 8 है। हेलोथेन प्रोड्यूसेस फ्लोराइड ओनली इन एरोबिक कंडीशन। डेस्फ्लोरिन क्या करता है, प्रोड्यूस ही नहीं करता फ्लोराइड, ठीक है। तो देखा जाए तो डेंजरस लेवल्स में सीवो का नाम ऊपर ही है सेकंड लेवल पे, पर फिर भी सीवो को प्रीफर किया जाता है हेपेटिक इंजर्ड पेशेंट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि जो सीवो का BGPC है वो अच्छा है, तो वो जल्दी से काम करके जल्दी से बाहर निकल जाता है, तो ये मौका ही देता है उसको मेटाबलाइज करने का ताकि फ्लोराइड बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशन एजेंट इंटरेक्ट विद विटामिन B12 एंड इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ थायमिडेट जो कि जरूरी होता है DNA के फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो कौन सा है जो विटामिन B12 के साथ रिएक्ट करता है, काम ख़राब कर देगा, थायमिडेट DNA फॉर्मेशन को ख़राब कर देगा। साथ ही में एक काम और करता है, ये माइलिन जो फॉर्मेशन होता है उसको भी कम कर देता है। अब अगर माइलिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट पड़ता है, तो स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो किसके साथ होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में होता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का डिसएडवांटेज एक तरीके से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इनहेलेशन एजेंट्स आर ब्लैंक एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड। कौन से होते हैं, सारे के सारे एजेंट्स क्या होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रस, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड के पास प्रॉपर्टी नहीं है मसल रिलैक्सेंट की। नाइट्रस ऑक्साइड के पास प्रॉपर्टी किस किस की है,
चलो वो भी हम आगे देख लेंगे एक साथ, सबकी एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन इज सीन विद, तो मैक्सिमम किस साथ देखा जाता है, डेस्फ्लोरेंट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले एक बार एक एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लेमेबल इन नेचर, ठीक है, तो इन्फ्लेमेबल नेचर कौन सा था, ईथर और साइक्लोप्रोपेनियम को याद रखना है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन सा हो रहे थे, वो हो रहे थे मिथॉक्सीफ्लोरेन और हेलोथेन, ठीक है। इन्फ्लेमेबल कौन सा था, ईथर और साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव गुड लेवल ऑफ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, तो सभी के पास एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 3 ऐसे एजेंट है जिनके पास में एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी है। ईथर, ठीक है, ईथर के पास तो सारी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक हो गया, एमनेसिया हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया। ईथर एक कम्प्लीटली एक अपने आप में क्या था, परफेक्ट क्या था, इनहेलेशनल एजेंट था, पर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं आज की प्रैक्टिस में, क्यों, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे। तो ईथर के पास होती है एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी, नाइट्रस ऑक्साइड के पास प्रॉपर्टी होती है, जेनॉन के पास प्रॉपर्टी होती है। इन तीनों के अलावा किसी के पास में एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी है ही नहीं अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड डेस्फ्लोरेन, दोनों की वजह से होता है, ज़्यादा किसकी वजह से होगा, नाइट्रस ऑक्साइड फॉलोड बाय डेस्फ्लोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ एमनेसिया, ठीक है, हैज़ नोट मतलब किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है एमनेसिया की, तो नाइट्रस ऑक्साइड के पास नहीं होती, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड के पास क्या है, एनाल्जेसिया हो गया उसके पास में, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन इसके पास में हो गया, एमनेसिया इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।